अब हम आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2011 के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हमने 2010 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अभी हम 2011 के करेंगे। 10 वाले हमने कर लिए हैं। तो 2011 में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो हमारे पास हैं और उनको हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हु अटेंड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी इंग्लैंड में, जिनको हम गोलमेज सम्मेलन भी बोलते हैं, तो वो आपके हुए थे 1930, 1931 और 1932, यानी 1930, 31 और 32 में। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके जो लीडर्स थे उस टाइम पे महात्मा गांधी, तो वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, वो दूसरे वाली में गए थे। तो इसलिए इसमें गांधी जी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। मदन मोहन मालवीय तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं। रही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ऑलरेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है मेंबर्स होते हैं। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के गांधी जी जो सबसे बड़े लीडर हैं वहीं नहीं जाते हैं, तो इनका तो जाने का मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन इंडिया में जो दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गए थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट ए आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड की थी दलित कम्युनिटी की तरफ से। उनकी कुछ डिमांड्स थी उसमें, जैसे कि भाई दलित को जो है हिंदू कम्युनिटी या सामान्य कम्युनिटी से अलग रखना है, उनके कुछ राइट्स हैं, उनके कुछ इश्यूज़ हैं, उनको डिमांड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टू पैलेसिन, यानी शिवाजी का जो कोरोनेशन है, राज्यारोहण है, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1674 यानी 1674 AD में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट बातें करते हैं, मेंशन द पैलेस वेयर बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट, यानी बुद्धा को जो जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति कहते हैं हिंदी में, ज्ञान प्राप्ति यानी एनलाइटनमेंट कहाँ पे हुआ था, यानी उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, वो हमको बतानी है। तो इनको जो है बोध गया में, बोध गया जगह है जो फिलहाल वर्तमान में बिहार में पड़ती है, तो यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया में इन्होंने एनलाइटनमेंट को अटेन किया था भगवान बुद्ध ने। अब बात करते हैं द सिस्टम ऑफ डायरकी। जो सिस्टम ऑफ डायरकी है इसको हम द्वैध शासन बोलते हैं, कि द्वैध शासन जो है भारत में पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये एक सीरीज है। पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है आपका 1909। 1909 में जो रिफॉर्म आया था उसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। उसमें डायरकी सिस्टम यानी द्वैध शासन की कोई बात नहीं हुई थी, तो ये इसका आपका गलत हो जाता है। मार्लियामेंटो सुधार के बाद आपका आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसके नाम से जानते हैं, वो आया था आपका 1919 में। इसमें पहली बार जो है आपका डायरकी सिस्टम के बारे में बताया था, केवल स्टेट के लिए। ये आपको याद रहे, स्टेट माने कि प्रोविंसेस यानी प्रांतों के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था आपकी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में की गई थी। तो पहली बार इंट्रोड्यूस जो किया गया था डायरकी सिस्टम से, वो द्वैध शासन से, वो इसी में किया गया था। वो आप जानते ही हैं कि उसमें जो है ना गवर्नर जनरल के पास जो अच्छे पोर्टफोलियो थे वो गवर्नर जनरल के पास रहते थे, बाकी जो अच्छे पोर्टफोलियो नहीं थे वो असेंबलीज को दे दिए जाते थे। ये सिस्टम था डायरकी सिस्टम, पहली बार प्रोविंसेस में लागू किया गया, लेकिन इसको सेंट्रलाइज किया गया आपका जो आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं, भारत शासन अधिनियम। तो ये 1935 में इसको सेंटर में भी लाया गया। 1947 में तो ये तो हो ही नहीं सकता, 1947 में तो हम जो है इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो इसका आंसर है आपका बी। तो बी इसका आंसर है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में पहली बार डायरकी सिस्टम से हम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका फिफ्थ है आपका द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन। देखिए यंग इंडिया के बारे में शायद कम लोग जानते हैं, लेकिन हरिजन के बारे में सब जानते हैं। हरिजन नामक पत्रिका का जो संपादन था वो महात्मा गांधी द्वारा किया जाता था। साथ ही यंग इंडिया का भी जो है जो संपादन था, इसकी भी एडिटिंग और हरिजन की दोनों की जो है की जाती थी गांधी जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। ठीक है, वाज द एडिटर ऑफ द यंग इंडिया एंड हरिजन मैगजीन। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गांधी जी। फिर उसके बाद है द कॉल ऑफ बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो के लिए किसने आह्वान किया था? तो वेद का जो संबंध है वो मोस्टली जो है
वेदों पर जो है सर्वाधिक जो अध्ययन किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने ही जो है 1875 में जो है आर्य समाज नामक एक संस्था थी जिसका निर्माण किया था, और आर्य समाज संस्था ने ही जो है वेदों के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि कैसे स्टैचू वर्शिप जो है वेदों में गलत बताई गई थी, कि स्टैचू वर्शिप नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें वैदिक सिविलाइजेशन में नहीं थी। इनकी बातें में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सभी को बताया। तो ये जो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे हम बात करते हैं साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर्स बिकॉज। ये कह रहे हैं कि साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा, जो उस टाइम के नेशनलिस्ट लीडर थे, तो जो राष्ट्रीय लीडर्स थे उन्होंने क्यों किया था, तो इसका हमें आंसर देना है। तो आंसर पहली बार कह रहा है कि इट वाज फेल्ट दैट वाज ओनली एन आईवोश, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। दूसरा कह रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वेयर इंग्लिश। ये कह रहे हैं कि इसमें सभी जो मेंबर्स थे वो सभी अंग्रेज थे। हाँ, ये था कि ये इसका आंसर है, क्योंकि सभी जो मेंबर्स थे साइमन कमीशन के तो वो सभी क्या थे, वो अंग्रेज थे। तो इनका मानना था कि भाई भारतीयों के बारे में जानकारी सबसे ज़्यादा जो है भारतीय व्यक्ति को होती है, कि कोई अंग्रेज व्यक्ति भारत की जो है व्यवस्था के बारे में कैसे समझ रख सकता है, इसलिए इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट भी मैं कर देता हूँ, द मेंबर्स वाज कमीशन बायस्ड अगेंस्ट इंडिया। ये कह रहा है कि जो मेंबर्स थे वो बायस्ड थे इंडिया के अगेंस्ट। ऐसा नहीं था। साइमन कमीशन ने बहुत सारी खामियां जो है बाद में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत सारी खामियां ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में बताई थी, तो ये बायस्ड नहीं था। ये भी हम तो ये बात भी हम नेगलेक्ट करते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। ये कह रहे डिड नॉट मीट द डिमांड ऑफ द इंडियंस। तो ये कह रहा है कि ये जो है इंडिया के जो है डिमांड के अनुसार नहीं था, ऐसा भी नहीं था। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है आपका ये भी स्टेटमेंट। तो इसका केवल आंसर ये है कि इन्होंने केवल बहिष्कार करने का एक ही इनका जो है रीज़न था, वो ये था कि इसमें सभी जो मेंबर्स थे वो ऑल द मेंबर्स आर इंग्लिश, इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसका बाइकआउट किया। नेक्स्ट हम करते हैं कि विच किंग इज रेफर्ड टू एज देवनाम पियदस्सी इन द इंस्क्रिप्शन, यानी अभिलेखों में देवनाम पियदस्सी किसको कहा गया है, यानी देवों का प्यारा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि देवों का प्यारा किसको कहा गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सम्राट अशोक जो है, इनको देवना पियदस्सी अभिलेखों में उत्कीर्ण किया गया है। जो आपके अभिलेख होते हैं रॉक्स अभिलेख, उनमें बताया गया है सम्राट अशोक को। तो ये थे 2011 के आपके क्वेश्चन। अगर हम आगे की बात करें तो 2012 के हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है।